चलो जी, आज कल क्या क्लास किया आपने? कल आपने मुझे एक बात पृथ्वीपति शाह किया है, ठीक है। चलो अब आगे आप देखो, ये आपको कहानी समझ आ रही है जो राजा महाराजा की कहानी आप पढ़ रहे हो। अभी देखो, परमार वंश में अगले एक राजा हुए, उस राजा का नाम पृथ्वीपति शाह हुआ, ठीक है। पृथ्वीपति शाह भी परमार वंश के एक राजा थे और राजाओं की तरह। पृथ्वीपति शाह परमार वंश के राजा कब हुए तो हम ये कहेंगे 1634 से लेकर 1664 तक, है ना, यही है कहानी। 34 से लेकर 1664 तक परमार वंश के राजा ये थे पृथ्वीपति शाह। इनकी पूरी कहानी आपने पढ़ ली कि भाई जब राजा पृथ्वीपति शाह थे तो एक तो जब पृथ्वीपति शाह राजा, अच्छा किसका बेटा है पृथ्वीपति शाह, पहला बताओ। हाँ, कर्णावती। पिता का नाम क्या है? महीपत शाह। तो ये महीपत शाह का बेटा था, एक बात। दूसरी बात कि बहुत छोटी उम्र में राजा बन गया था, 7-8 साल की उम्र में राजा बन गया था। तीसरी बात, जब ये राजा बने पृथ्वीपति शाह, तो राजा बनने के बाद पहले कर्णावती पर मुगल अटैक हुए, मतलब इसके टाइम पीरियड में मुगलों के आक्रमण खूब हुए। पहले कर्णावती ने आक्रमण किया, कर्णावती पर आक्रमण हुआ। फिर 1654 में और 1656 में मुगलों ने 2 और बार इनके टाइम पीरियड पर आक्रमण किए, मतलब मुगल आक्रमण खूब हुए। फिर पृथ्वीपति शाह ने अपने शासनकाल में सुलेमान सिको को भी शरण दी थी। सुलेमान सिको कौन था? दारा सिको का पुत्र, है ना, मुगल शहजादा। तो मुगल शहजादा सुलेमान सिको को भी पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। लास्ट समय पर पृथ्वीपति शाह का एक बेटा था जिसका नाम था मेदिनी शाह, और जब पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को राज्य से निष्कासित कर दिया तो प्रजा ने पृथ्वीपति शाह का विरोध किया। और विरोध क्या किया कि ये कह दिया कि भाई आप हमें एज ए राजा नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए हो तो फिर जब प्रजा ने विरोध किया तो फिर पृथ्वीपति शाह ने कहा ठीक है, अगर आपको मैं नहीं चाहिए हूँ राजा के तौर पर तो मेदिनी शाह भी राजा नहीं बनेगा, राजा सीधा कौन बनेगा? फतेह शाह। लेकिन उससे पहले पृथ्वीपति शाह ने कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करवाई। तो हमने स्टोरी पढ़ ली उसकी। अब स्टोरी के अलावा पृथ्वीपति शाह के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करवाए जाते हैं। क्या क्या? तो आप 1-2 पॉइंट लिख देना। जैसे पहला पॉइंट कि पृथ्वीपति शाह ने पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया। पृथ्वीपुर का आज नाम क्या है? देहरादून है। तो जो आज का देहरादून सिटी है, देहरादून सिटी, देहरादून जिले की बात नहीं कर रहे हैं, एक शहर है करणपुर, और करणपुर किसने बसाया था? कर्णावती ने। तो ये है करणपुर। ऐसे ही देहरादून किसको बोलते हैं? कहाँ पे है, मतलब किसको बोलते हैं? देहरादून मतलब कौन सा? हाँ, जो त्यागी रोड, प्रिंस चौक जिसको बोलते हैं ना, प्रिंस चौक, वो जो सिटी है उसका नाम है देहरादून। पृथ्वीपुर वो इस राजा ने बसाया। देहरादून एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है। ऐसे छोटे छोटे टाउन आप जोड़ोगे ना तो बनता है पूरा देहरादून। जैसे ये करणपुर है, आगे नवादा है, उधर राजपुर है, उधर प्रेमनगर है, तो ये सारे शहर जोड़ दोगे तो फिर जाकर के आपका देहरादून बनता है। तो ये जो राजा था पृथ्वीपति शाह, इसने पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया था, यानी देहरादून नाम का शहर इसने स्थापित किया था। एक दूसरा आप लिखना, रवाई के अंदर जो रवाई घाटी है ना, उत्तरकाशी में रवाई घाटी, इस रवाई के अंदर एक जगह है जिसका नाम है राजगढ़ी। रवाई में एक पर्टिकुलर जगह है, उसको बोलते हैं राजगढ़ी। आप में से है रवाई के बच्चे कोई? रवाई वाले भी? तुम्हारे यहाँ राजगढ़ी है? हाँ। क्या है राजगढ़ी में? राजा का महल है। किस राजा का महल? पृथ्वीपति शाह का। तो पृथ्वीपति शाह ने क्या किया? तो आप देखना, रवाई के राजगढ़ी को परमार वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, गर्मियों की राजधानी बनाया। रवाई की राजगढ़ी को, रवाई की राजगढ़ी को परमार वंश की ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों की राजधानी किस राजा ने बनाया? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो भी पृथ्वीपति शाह के द्वारा बनाया गया। 34 से 1664 तक पृथ्वीपति शाह परमार वंश की राजगद्दी पर रहे। 1664 में जब प्रजा ने विद्रोह किया, प्रजा ने जब हल्ला किया, उन्होंने कहा नहीं पृथ्वीपति शाह, आप हमें ऐसे राजा नहीं चाहिए। तो पृथ्वीपति शाह ने ये ऐलान किया कि पृथ्वीपति शाह का बेटा, पृथ्वीपति शाह का बेटा कौन था? मेदिनी शाह। पृथ्वीपति शाह ने ऐलान किया कि मेदिनी शाह नहीं बनेगा राजा, मेदिनी शाह को नहीं बनाया,
सीधा मेदिनी शाह का जो बेटा था, और मेदिनी शाह के बेटे का नाम क्या था? फतेह शाह। तो परमार वंश में अब जो राजा बना उसका नाम फतेह शाह था। आप आइडिया लगा सकते हैं कि फतेह शाह राजा तब बना, कब बन रहा है राजा? जब उसके पापा को बनना चाहिए था। तो राजा बनने की उम्र थी इसकी पापा की, बना दिया इसको, यानी कम उम्र का राजा है। 5-6 साल की उम्र में जब फतेह शाह राजा बना तब उसकी उम्र भी क्या थी? 5-6 वर्ष की थी। तो 1664 में इसको राजा बना दिया गया। 1664 से लेकर 1716 ईस्वी तक फतेह शाह परमार वंश की गद्दी पर रहेगा। ठीक है, परमार वंश की राजगद्दी पर बैठने वाला अगला शासक जो है वो है फतेह शाह। बड़ा इंटरेस्टिंग राजा है, मैं कुछ फैक्ट इसके लिख देता हूं। फतेह शाह, परमार वंश में जितने भी राजा हुए हैं उन सभी राजाओं में परमार वंश का स्वर्णिम काल, आपने सुना होगा ना, ये परमार वंश का सबसे बढ़िया काल था। किस राजा के शासन काल को परमारों का स्वर्णिम काल कहा गया? तो फतेह शाह के शासन काल को परमारों का स्वर्णिम काल कहा गया, क्योंकि इस समय परमार वंश के राजाओं ने खूब साम्राज्य विस्तार किया और उनकी जो धन संपदा है खूब आगे बढ़ा। मतलब पूरा साम्राज्य अगर देखोगे तो हर लिहाज से, साम्राज्य वृद्धि से लेकर के आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, स्थापत्य कला, चित्रकला, हर रूप में आप देखोगे तो फतेह शाह के शासन काल में परमार वंश के राजाओं ने खूब वृद्धि करी। इसलिए परमार वंश के राजाओं का स्वर्णिम काल किसके शासन काल को कहते हैं? फतेह शाह। वो 1664 से 1716 तो लंबे चौड़े टाइम तक भी राजा रहा। क्यों? क्योंकि भाई कम उम्र में बन गया था ना, जब 5-6 साल का था तभी उसको राजा बना दिया गया। तो देखो, वैसे राजा बनने की उम्र तो उसके पापा की थी, बनना किसको चाहिए था? मेदिनी शाह को। पर मेदिनी शाह को तो उसके दादाजी ने भगा दिया था घर से, तो छोटी उम्र में राजा बना। तो ये तो 5-6 साल का था, अब ये क्या राज संभाले? तो जब फतेह शाह राजा हुआ तो भाई वो तो राज नहीं संभाल सकता ना शुरू में, इसलिए उसका क्या बनाना पड़ा? संरक्षक। संरक्षक मतलब होता है गार्जियन। जैसे पृथ्वीपति शाह की क्या बनाई थी? संरक्षिका। क्यों? क्योंकि संरक्षक नहीं था कोई। संरक्षिका तब बनाओगे ना जब गार्जियन है नहीं। तो फतेह शाह जब 1664 में पृथ्वीपति शाह ने जब राजगद्दी छोड़ी तो सबसे पहले फतेह शाह का एक संरक्षक बनाया गया। संरक्षक मतलब जो देखेगा ना कि राज्य का हिसाब किताब जो देखेगा, गार्जियन। तो फतेह शाह का जो संरक्षक था उसका नाम क्या था? उसका नाम पृथ्वीपति शाह था। बात को समझ रहे हो आप? राजा कौन था? राजा पृथ्वीपति शाह। प्रजा ने हल्ला किया, सबने कहा हमें नहीं चाहिए, आप हमें नहीं चाहिए राजा। तो पृथ्वीपति शाह राजगद्दी से हट गया और उसने कहा अब आपके राजा है कौन? अब आपके राजा है फतेहपति शाह। तो राजा के पद पर फतेह शाह को बैठा दिया और बाकी शासन वही चला रहा है। कौन? पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह ही फतेह शाह का संरक्षक था। कब से कब तक? 64 से लेकर 1668 तक। 1664 से लेकर 1668 तक जो पृथ्वीपति शाह है वही फतेह शाह का संरक्षक था। और सारे डिसीजन कौन ले रहा था? ये ले रहा था पृथ्वीपति शाह। फिर 1668 में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तो ये तो 4 साल में ही मर गया। अगर फतेह शाह 64 में, मान के चलो 1664 में फतेह शाह 5 साल का है तो 68 आते आते कितने साल का हुआ? 9 साल का। अभी भी बड़ा थोड़ी हुआ, तो अभी तो गार्जियन चाहिए उसको। तो जब पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो गई तब इसकी एक संरक्षिका बनाई गई। संरक्षिका, अभी आप एक संरक्षिका के बारे में पढ़ चुके हो, कर्णावती। कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? वो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। और अभी बात कर रहे हैं फतेह शाह। तो फतेह शाह की जो संरक्षिका थी उसे कहते हैं राजमाता कटौची। इसे राजमाता कटौची इस नाम से जानते हैं। कटौची रानी कटौच प्रदेश की थी, इसलिए राजमाता कटौची के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये आ गई जी राजा 1664 से 1716 फतेह शाह। स्वर्णिम काल है परमार वंश का। और फतेह शाह के संरक्षक हुए हैं पृथ्वीपति शाह, संरक्षिका राजमाता कटौची। तो ये मैं राजा बना देता हूं। देखो अब शासन देखते हैं। गढ़वाल की राजगद्दी पर राजा कौन है? फतेह शाह। ये ऊपर की तरफ जो राज्य है इस राज्य का नाम है दापा। इधर साइड जो राज्य है इस राज्य का नाम है सिरमौर। और दक्षिण में है इनके राज्य दिल्ली। दिल्ली की गद्दी पर अब कौन राजा बना था कल? औरंगजेब। मेरा सीधा और सरल प्रश्न है कि औरंगजेब और फतेह शाह के कैसे संबंध होंगे? अच्छे या बुरे? अच्छे। क्यों? किसकी वजह से? मेदिनी शाह की।
आपने देखा औरंगजेब की मदद किसने करी थी? मेदिनी शाह। सुलेमान सिखों को पकड़ के दिल्ली कौन ले गया था? मेदिनी शाह। तो जब मेदिनी शाह ने औरंगजेब की मदद करी तो औरंगजेब, मेदिनी शाह तो मर गया था दिल्ली में ही, तो औरंगजेब ने क्या किया, जब राजा बना ना फतेह शाह, तो फतेह शाह के राजा बनते ही औरंगजेब ने फतेह शाह को पत्र लिखा, बेटा फतेह शाह, और क्या हाल है, मतलब ना पत्र लिखा, और क्या हाल है, ठीक ठाक बेटा, कोई भी दिक्कत होगी तो हमको बताना। क्यों बताना? तेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तेरा दादा खत्म आदमी था, बेकार था, कहाँ गया ये, बेकार था, गाली भी लिख दी, तेरा दादा बेकार था, तेरे पिताजी ग्रेट आदमी, तेरे दादा ने तेरे पापा को भगाया, अब भगाया तो किसने रखा उसको? मेरे घर पे रहता था भाई, तो बेटा हम हैं चचा तुम्हारे, ताऊ जी औरंगजेब, मैं तुम्हारा ताऊ जी हूँ, कुछ भी चाहिए तो बता देना। तो औरंगजेब और फतेह शाह के रिलेशन कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो गढ़वाल राज्य के दिल्ली राज्य के साथ जो बुरे संबंध वाला दौर चला, जो लड़ाई झगड़ा चला, वो खत्म हो जाएगा जब फतेह शाह राजा बना, क्योंकि फतेह शाह के जमाने औरंगजेब के साथ फतेह शाह के रिश्ते अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि मेदिनी शाह ने सुलेमान सिखों को पकड़वाया था, तो मेदिनी शाह के क्योंकि अच्छे संबंध थे, और मेदिनी शाह का बेटा है वो फतेह शाह, इसलिए औरंगजेब के फतेह शाह के साथ रिश्ते थे बहुत अच्छे। एक बात तो ये समझो। दूसरा, इस समय कुमाऊं की राजनीति थोड़ा समझना। जिस समय गढ़वाल का राजा था फतेह शाह, उस समय कुमाऊं की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो देखो, सबसे पहले कुमाऊं का राजा बना बाज बहादुर चंद। कल की कहानी में भी कुमाऊं का राजा कौन था? बाज बहादुर चंद। अब देखो, बाज बहादुर चंद कुमाऊं का राजा रहा 1678 तक। कब तक? 1678 तक। 1678 में बाज बहादुर चंद मर गया। फतेह शाह की कब तक राज कर रहे हैं? 1716 तक। अब कुमाऊं में देखो, बाज बहादुर चंद 1678 में उनकी डेथ हो गई। बाज बहादुर चंद के बाद कुमाऊं का राजा बना उद्योत चंद। चंद वंश का अगला राजा जो बना उसका नाम था उद्योत चंद। उद्योत चंद कुमाऊं का राजा बना 1698 तक। 98 में उद्योत चंद की मृत्यु हो गई, पर गढ़वाल पे अभी भी अपना टकाटक है फतेह शाह। फिर 1698 में उद्योत चंद के स्थान पर कुमाऊं की राजगद्दी पर जो राजा बैठा उसका नाम था ज्ञानचंद, और ज्ञानचंद कुमाऊं का राजा रहा 1708 तक। 1708 में हमारा राजा ज्ञान, उधर कुमाऊं का राजा ज्ञानचंद की मृत्यु हो गई, लेकिन हमारा वाला टकाटक है, सब मर रहे, ये नहीं मर रहा। देखो, बाज बहादुर आया मर गया, उद्योग चंद आया मर गया, ज्ञानचंद आया मर गया, अपना वाला 1716 तक टकाटक है ना। तो फिर ज्ञानचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं की राजगद्दी पर अगला शासक बैठा जगत चंद। तो जब जगत चंद आया तब मरा हमारा वाला, तो 1720 तक। इसका मतलब फतेह शाह के समकालीन राजा, फतेह शाह के टाइम पीरियड में कुमाऊं पर कौन कौन राजा राज कर रहे थे? तो 4 प्रमुख राजाओं का शासन रहा फतेह शाह के शासनकाल में। उसके समकालीन कुमाऊं के शासक वे राजा जिन्होंने फतेह शाह के जमाने कुमाऊं पर शासन किया, कौन कौन थे? ये मैंने नाम लिखे इनके, ठीक है। कितने थे ये? 4 थे। और लड़ाई झगड़ा खूब होगा। राजा फतेह शाह का शासनकाल स्वर्णिम काल है, परमार वंश का स्वर्णिम काल है। खूब लड़ाई झगड़े भी होंगे, दापा से भी, सिरमौर से भी, औरंगजेब से होंगे नहीं, बोर्ड जी ना, हाँ ताऊ जी से नहीं होंगे। कुमाऊं से भयंकर खतरनाक, सबसे खतरनाक युद्धों वाला दौर। अभी तक जितना इतिहास आपने पढ़ा है, इतिहास की उस कहानी में आपको क्या लग रहा है? स्वतंत्र हो आप बोलने के लिए ना, कौन सा इंटरव्यू हो रहा है यहाँ, स्वतंत्र हो के बोलो कि आपको अभी तक के इतिहास से क्या लग रहा है कि कौन से राजा खतरनाक है, गढ़वाल वाले या कुमाऊं वाले? गढ़वाल वाले। और कुमाऊं के कितने बच्चे हैं तुम में से? ऐसे बच्चे हैं आप में से जो कुमाऊं के? हाँ, अभी तुम कुमाऊं के, तो तुमने भी बोला अभी गढ़वाल के, तुमने बोल ही दिया। हाँ, तो जैसे कुमाऊं वाले हैं, तो कुमाऊं वालों के लिए थोड़ा ऐसा वाला फील हो रहा ना कि यार मतलब सबसे खतरनाक राजा तो गढ़वाल में आ रहे हैं और हर राजा आ रहा। एक बार हमारे यहाँ सर्वे चौक में जब ये कोचिंग होता था, 2 लड़कों की लड़ाई हो गई आपस में, बहुत भयंकर लड़ाई। व्हाट्सएप में ग्रुप बने होते, व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप के ग्रुप में एक लड़का हरिद्वार का था और उसने व्हाट्सएप के ग्रुप में लक्ष्मी चंद के ऊपर जोक मार दिया। अब वो कहानी कुमाऊं के लड़के को बुरी लग गई, अब उसने उसको कुछ कह दिया, वो लड़ने लग गए। कल के दिन लक्ष्मी चंद के ऊपर लड़ रहे थे, तो कुमाऊं वाला भाई कह रहा था, गुरुजी यार गौ राजा बोल रहा बल मेरे को ना, गौ आदमी कह रहा। तो बोलने का भाव ये है कि कुमाऊं में अभी तक आपने जो कुमाऊं के राजा पढ़े हैं वो बड़े पावरफुल टाइप नहीं मिले हमको। अभी तक कुमाऊं के राजा ना सही मिल रहे हैं,
नॉर्मल नॉर्मल। गढ़वाल वाले बड़े पावरफुल हैं। अगर कुमाऊं के सबसे प्रतापी राजाओं को देखने तो ये है, बताओ, आपके सामने लिखे, बाज बहादुर, उद्योग चंद, ये है। अब वो दौर है जब ये पिटेंगे, ये अब यहाँ वाले पिटेंगे। मतलब अभी तक क्या था, गढ़वाल वालों ने कुमाऊं वालों को पराजित किया, अब कुमाऊं के राजाओं ने गढ़वाल के राजाओं को पराजित करने का दौर अब है। जिस समय राजा कौन था, तो ये बड़े पावरफुल राजा हैं कुमाऊं के। बाज बहादुर, उद्योग चंद, ज्ञानचंद, जगत चंद, ये कुमाऊं के हैं और गढ़वाल की राजगद्दी पर फतेह शाह। तो खूब लड़ाइयां हुई है कुमाऊं के साथ, दिल्ली के साथ कुछ संबंध, सिरमौर के साथ कुछ कहानियां, दापा के साथ कुछ कहानियां। लेकिन सारी कहानियों की शुरुआत एक चीज से करते हैं कि ये जो परमार वंश का राजा है ना, फतेह शाह, भाई इसका शासनकाल परमार वंश का स्वर्णिम काल क्यों है? क्यों इसके शासनकाल को परमार वंश का स्वर्णिम काल कहते हैं, जबकि इतने राजा हुए हमारे पास। उन राजाओं और इस राजा में अलग बात क्या थी? तो फतेह शाह के पास जो एक अलग बात हुई वो ये कि इसका एक सेनापति था और इसके सेनापति का नाम था पुरिया नैथानी। नाम सुना है आपने? बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इसकी लगभग एंट्री हो गई पिक्चर में। पुरिया नैथानी गढ़वाल के राजा फतेह शाह का सेनापति हुआ करता था। मंत्री भी कह सकते हो आप, सेनापति कह सकते हो। पुरिया नैथानी बहुत चर्चित नाम है। पुरिया नैथानी क्यों फेमस है? क्योंकि पुरिया नैथानी को कहते हैं गढ़वाल का चाणक्य। जैसे कुमाऊं का चाणक्य जानते हो किसको बोलते हैं? हर्षदेव जोशी को। कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी, गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी। चाणक्य किसे बोलते हैं? तेज बुद्धि, खतरनाक रणनीति, जिसका दिमाग हो बहुत खतरनाक। तो भाई साहब सुनो, कुमाऊं का चाणक्य कौन? हर्षदेव जोशी। कुमाऊं की राजनीति में कुछ भी चीज घुमा सकता था हर्षदेव जोशी। गढ़वाल का चाणक्य कौन? पुरिया नैथानी। और यहाँ का चाणक्य कौन? यहाँ का ना, मैं तो मास्टर हूँ यहाँ का। यहाँ का चाणक्य श्रीनगर चले गया, मिट्ठू शिक्षा कोचिंग का चाणक्य मिट्ठू। तो चाणक्य किसे बोलते हैं? पहले ये अपने दिमाग में बैठाओ। मिट्ठू अब चले गया श्रीनगर, वो था यहाँ का चाणक्य। अगर यहाँ होता तो तुम में 4-5 को बर्बाद करके चले जाता। एक लड़का था कि मेरा दोस्त था बचपन का, एक मेरा बचपन का दोस्त हुआ, हम साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में हमने कोचिंग शुरू किया। फिर मेरा वो दोस्त ना जॉब लग गया पिथौरागढ़ में, वीडियो में उसकी नौकरी लग गई। जब उसकी नौकरी लगी तो उसी समय मैं देहरादून आया फर्स्ट टाइम। तो मैं देहरादून आया तो मेरे दोस्त का नाम सुशील था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि टेंशन मत ले, मेरा एक भाई है जो देहरादून में रहता है, मेरा छोटा भाई है, तो अभी नया जा रहा है तो तेरे को हेल्प कर देगा। और सुशील के उस छोटे भाई का नाम था मिट्ठू, समझ गए, जो चाणक्य था। तो चाणक्य था कौन? तो ये सुशील का छोटा भाई था। जैसे ही मैं देहरादून आया तो मैंने इसे कॉल किया। इसने कहा सर मैं अभी अपने गांव हूँ चमोली और आप रहो, बस 2-3 दिन में आता हूँ। फिर हमने क्लास स्टार्ट करी। क्लास शुरू होने के बाद एक दिन, पहला दिन मिट्ठू का, 2-3 दिन हो गए थे क्लास को, और मिट्ठू एक दिन क्लास पढ़ने आ गया। पहला दिन क्लास में वो कब आया मुझे नहीं पता, पर क्लास खत्म होने के बाद मिट्ठू, मैं बाहर ऑफिस में बैठा था, सबसे पहले उसने जूते उतारे, हाथ धुले और दंडवत प्रणाम किया। मुझे दंडवत जानते? सीधा लमलेट होके उसने कहा हे मेरे गुरु प्रभु आप आ गए यहाँ, मुझे इस पार करो ये बोलो। मैंने कहा यार मिट्ठू क्या संस्कार है तेरे ना, मतलब आजकल कौन करता है ऐसा पैर वैर छू के। फिर उसके बाद वो खड़ा हो गया, वहीं पर खड़ा रहा। कुछ भी काम, जैसे हमें कुछ काम की जरूरत पड़ जाए तो उस समय राहुल लोग जो थे ये पढ़ाई करते थे, उस समय उनका बैच पड़ता था। जैसे मैंने कह दिया कि यार एक कॉपी देना, भाई दौड़ के दुकान से नई कॉपी ला दो, लो गुरुजी लो भाई पेन, नया पेन, बिल्कुल ऐसा ना, बढ़िया लगा। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। उसका भाई भी बहुत अच्छा था सुशील ना। तो मैंने कहा ठीक है, सुशील का भाई है, सुशील के ताऊ का लड़का, अच्छे संस्कार है तेरे में। उसने कहा ठीक है। उसके बाद ही एक बात पे अड़ गया। उसने कहा सर रहते कहाँ हो यहाँ? मेरे पास रूम नहीं था उसमें, मैं दोस्तों के रूम पे रहता, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। तो मैंने कहा अभी कोई व्यवस्था है नहीं। उसने कहा एक ऐसी बात कर दी सर, आओ हमारे घर प्लीज, आज शाम को आओ, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। मैंने कहा मिट्ठू फिर बाद में देखेंगे अभी, लेकिन वो लगा रहा सर प्लीज आ जाओ शाम को। शाम को मैं चले गया। मिट्ठू रहता था शिमला बाईपास की तरफ, उधर एक गांव है शिमला बाईपास, जानते हो आप? उधर ISBT की तरफ मिट्ठू वहां रहता था। मिट्ठू ने कहा आप आ जाओ उधर से और आप विक्रम से मंडी में उतरना। मैं मंडी में उतरा, मंडी में गेंदे की फूल की माला के साथ मिट्ठू खड़ा था। मतलब आप समझ रहे हो, ये अभी कुछ साल पहले की कहानी है। गेंदे की माला लेके मैं विक्रम से उतरा, उसने मेरे गले में डाल दिया। अरे सर कैसी बात कर दी, गुरु तो गुरु होता है, ऐसा ऐसा करके ना। फिर मंडी में उसे कुछ शॉपिंग करी। मंडी में शॉपिंग करते हुए खूब सामान वामान लिया। अब उसने कहा सर चिकन तो खाते होंगे ना? तो
तो मैं खाता था उस समय चिकन। मैंने कहा हाँ खाता हूँ। तो मुझे दुकान में ले गया, कहा सर सुनो ये चिकन मत खाओ, सफेद वाला बॉयलर, ये तो बेकार होता है, घर या मुर्गा खाएंगे। बोल घर या मुर्गा। और फिर पता नहीं कहाँ गली गली में लेकर के गया किसी के घर पे, जिन्होंने अपने घर पे मुर्गा पाला हुआ था। 2000 रुपए का मुर्गा खरीद के लाया, 2000 रुपए का चिकन लेकर के आया भाई। उसके पनीर अलग, चिकन अलग, पूरा व्यवस्था ना। और जब कमरे पे पहुंचे तो कमरे पे मिट्टू के 2 चेले पहले से बैठे हुए थे, जिन्होंने पूरा कमरा चकाचक करा हुआ था। मेरे लिए अलग अलग जगह बैठने की व्यवस्था, फूल बूल पर्दे उड़दे। मैंने कहा यार मतलब फीलिंग आ रही थी ना एक रॉयल वाली। वहां पर बैठे रहे और बस बढ़िया से रहा। फिर उन्होंने पहले चाय के साथ अलग से स्टार्टर, ये वो सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। रात को जब हम लगभग सोने वाले थे तो सोते समय ऐसे ही मैंने कहा मिट्टू बहुत अच्छा लड़का है, तो ऐसी बात नहीं है। तो मिट्टू ने कहा हाँ, ऐसी बातचीत चल रही थी। तो फिर मिट्टू ने कहानी सुनाई मुझे। फर्स्ट डे है वो, पहला दिन है और रात को मैं मिट्टू के साथ हूँ। उसने मुझे कहानी सुनाई। उसने कहा सर एक बात बताओ कि यार हमारे गांव का ना एक लड़का था। मिट्टू ने कहा हमारे गांव का एक लड़का था, उनके गांव का। लड़के का नाम क्या बोला? राजेश। बोला हमारे गांव का एक लड़का था राजेश, यार वो देहरादून आया था कुछ साल पहले। अब मिट्टू कह रहा है यार जो बातें मैं कह रहा हूँ, वो देहरादून आया था ना, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं ना इसको अपने कमरे पे लाया भाई जी, राजेश को अपने कमरे में लाया। कमरे पे लाके उसकी पार्टी कराई भयंकर। ऐसे नहीं गुरुजी, पार्टी करानी तो भयंकर करवानी है, बहुत गजब की। 4-5 हजार रुपए खर्चा कर दिया उसके ऊपर। और फिर उसने कहा उसके बाद राजेश को यार मेरे पे भरोसा हो गया। राजेश ने कहा मिट्टू तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर उसने कहा उसके बाद आज 3 साल हो गए, अब खर्चा राजेश ही करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि उसको तो भरोसा है मेरे पे, है ना। उसने कहा अभी राजेश को पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने पहले दिन उसका दिल जीत लिया। ऐसे तो बता रहा था वो। पता है मूल कहानी क्या है? राजेश कोई था ही नहीं। राजेश इस दुनिया में था ही नहीं, मैं था राजेश। जिसकी वो कहानी बता रहा था ना, वो मैं था, बस नाम बदल दिया उसने कि हमारे गांव से एक आदमी आया था, तो कोई था ही नहीं राजेश, मुझे मिला ही नहीं बाद में। मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ये था डे 1। डे 1 के बाद ये सुबह मुझे छोड़ने आया, जाओ सर 5 बजे सुबह कोचिंग जाओ। और फिर दिन में कोचिंग आया, कहा सर शाम को आओगे ना पक्का? मैंने कहा हाँ, क्या बात कर रहे हो आप। अगले दिन में फिर गया, फिर से भाई मंडी में खड़ा था, पर आज माला नहीं थी हाथ में, इतना अंतर था। जब मैं मंडी में उतरा तो उसने कहा सर हाँ क्या बढ़िया हो रहा था नहीं कल चिकन, चलो। फिर गए उसी चिकन वाले की दुकान में, और वहां जाते ही जैसे ही चिकन विकन कटा, फिर उसने कहा अबे पर्स तो घर ही भूल गया मैं। गुरुजी पर्स कैसे भूला मैं? दे दो तुम तो देना तो पड़ता था ना। तो मैंने पर्स ऐसा दिया। उसके बाद मेरा खुद भी हो गया कि यार इसका पर्स भूला हुआ है, तो ऐसा क्या, तो मैं पैसे देते रहा। उसके बाद अगले 7 साल तक उसका पर्स हमेशा खोया रहा, 7 वर्षों तक। चाणक्य बोलते उसे, चाणक्य। मैं ये जानता था कि ये मुझे लूट रहा है, वो फिर भी मुझे लूट देता था कई वर्षों तक उसने मुझे। और वो अभी भी याद है ना, वो अभी भी लूट के चले जाता है, अभी भी। मेरे बाद पोदियाल, गुरजी, राहुल, सबको लूटा उसने एक एक करके। और अगर आप एज ए स्टूडेंट भी ना, इस क्लास में भी पढ़ता ना, और तुम्हारे बगल में भी बैठ गया तो गए तुम। वो तुम्हारे पास बगल में बैठ जाए ना, तो बगल में बैठ के ऐसे बातें करता। कुछ नहीं था उसके पास, बातें। उसकी बातें इतनी खतरनाक कि आदमी को सम्मोहित करने की शक्ति थी। जब उसकी बातें कोई सुन रहा तो उसकी बातें सुन करके एक दिन ऑन रनिंग कोचिंग में, कोचिंग का सारा स्टाफ उसकी कोचिंग घर पे चले गया। रनिंग यहाँ बैचेस चल रहे हैं, और वो सबको लेकर के चले गया अपने कमरे में, ऑटो बुक करके। ऑटो का पैसा इन्होंने दिया, खाना पीने का पैसा सब इन्होंने दिया। मैं पीछे पीछे भागा, शाम को 5 बजे इनके कमरे। और मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा सर हमें पता ही नहीं चल रहा यार हमें क्या हुआ, है ना। इसके पास एक पावर है। तो बस अगर आप मिट्टू का कैरेक्टर समझ। और फिर पिछले साल उसको विदाई दी यहाँ से, इसी साल, सॉरी 2024 में। इस साल उसकी विदाई करी। विदाई वाले दिन भी 200 ले ही गया। जिस दिन विदाई थी ना 200 तो उस दिन भी ले गया। बहुत बता, अगर होता यहाँ या कभी आएगा तो मैं जरूर मिलाऊंगा, आप समझ जाओगे। मैंने जो कुछ तुम्हारे पास उसके बारे में बोला, वो इन सब बातों को झुटला देगा 1 मिनट में। आपको लगेगा गुरुजी झूठ बोल रहा था, और ये सच्चा है। और हो सकता है वो 400, 500, 1000 रुपए तुमसे उठा करके चले जाए, आराम से किसी भी तरीके से उठा लेता है। ऐसे व्यक्तियों को चाणक्य कहते हैं, चाणक्य, जैसे बुद्धि बहुत तेज। तो एक कहानी उसने जो मुझे बताई, बहुत बेसिक सी, बहुत साल पहले एक फोन निकला मार्केट में, MI Xiaomi कंपनी है ना, तो MI वालों के फोन निकला, ठीक ठाक अच्छा रेट का था। तो मैंने कहा यार इतना महंगा फोन, अभी तो तू बेरोजगारी के दौर में। तो उसने कहा गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करना होता है। वो मार्केट गया और एक वो नोकिया वाला फोन होता है ना बटन वाले, 1500 रुपए का, तो 1500 रुपए का एक नोकिया का फोन लाया, और ये फोन सीधा अपनी मम्मी को दे दिया गाँव में। हे माँ, ये लेवल फोन ना, ऐसे दबाते इस पे बटन, ये वो सो। मैंने कहा तूने ऐसे क्यों किया? तो उसने कहा मैंने ना मम्मी को कब्जे में ले रखा है, बस कोई भी दिक्कत होती है मैं डायरेक्ट मम्मी को फोन करता हूँ, हे माँ मैं फांसी लगा रहा मैं हूँ, और मम्मी तुरंत भेजती बट
उसका एक ही था रटा हुआ। और कमरे पे जब मैं गया उसके ना, अभी कुछ साल पहले, बहुत सालों तक नहीं गए हम, अभी कुछ साल पहले उसके रूम पे गए, तो वो होता है जैसे किसी को जुकाम उकाम हो जाए कभी, ऐसा नाक पे लगाते उसको, पता नहीं क्या बोलते उसे ना, ऐसा होता है। हाँ, वो रखे हुए थे उसने कमरे पे, ऐसे ही, जरूरत थोड़ी थी उसकी, ऐसे ही जैसे ही घर से पैसे ना मिले लेट के उसको लगाओ सेल्फी खींचता अट्टा को भेजता था। इंद्रेश हॉस्पिटल वार्ड नंबर 108 कमरा नंबर में भर्ती हूँ, स्थिति बुरी है। क्या बोलते उसको? चाणक्य। तो आज एक ऐसे ही चाणक्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इसकी तरह। उसका नाम क्या था? पुरिया नेथानी। इसका सेनापति था। तो जिसका सेनापति ऐसा आदमी हो जाए ना, उसका सेनापति कोई नहीं हो सकता। एक और लास्ट कहानी उसकी सुन लो ताकि आप इसको बढ़िया से समझ लो। शुरुआती दिनों में जब हमने कोचिंग शुरू किया तो कोचिंग के शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं होती थी, एक दो लिमिटेड क्लासेस थी। तो उस समय यहाँ पर हिंदी पढ़ाने के लिए ये हिंदी वाला मास्टर आया, तो ये आता था, एक ही क्लास पढ़ाता था, क्योंकि और क्लासेस थी भी नहीं, एक ही क्लास पढ़ाता था। और ये शुरुआती दिनों में जिस तरीके से चीजें पढ़ा रहा था, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि इस पर थोड़ा बहुत काम कर दिया तो चल जाएगा, मतलब ये मार्केट में चल जाएगा, अच्छा काम कर सकता है। शुरुआती दिनों में मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था। शुरुआत में बच्चे बिल्कुल नहीं इसकी क्लास में बैठ रहे थे, 2 बच्चे 3 बच्चे, लेकिन मुझे लगा कि इस पे मेहनत करें तो ये अच्छा बंदा निकलेगा, कल के दिन ये बहुत काम का आदमी निकलेगा। तो अब हम उस पर काम करना स्टार्ट करने लगे। इतने में किसी कोचिंग वालों ने, किसी दूसरे कोचिंग वालों ने उसको ऑफर कर दिया कि आप हमारे यहाँ भी क्लास लो। तो किसी का हॉस्पिटल में तबियत खराब था, हम गए थे, तो वहीं पर आ गया पोदियाल गुरुजी, और उसने कहा गुरुजी कल से मैं एक क्लास वहां भी पढ़ा रहा। अब दिल से मैं ये नहीं चाहता था कि वो वहां पढ़ाए, मतलब बात टीचर की नहीं, और टीचर तो पढ़ा लेते हैं। उसके साथ मेरा एक अच्छा संबंध बन गया, अच्छी दोस्ती वाला संबंध बन गया। तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये किसी और कोचिंग में जाके पढ़ाए, क्यों, मैं उसका फ्यूचर देख रहा था, आगे जाके ये क्या करेगा। पर मैं बोल भी नहीं सकता ना, एज ए डायरेक्टर मैं थोड़ी किसी को बोल सकता हूँ कि आप मत पढ़ाओ। तो मैंने कहा कैसे चलेगा ये पूरा का पूरा काम। तो मैंने मिट्ठू को फोन किया, मिट्ठू थोड़ा इधर आ, अलग से जाके उसको समझाया ये बात है। उसने कहा गुरुजी अब चुप हो जा, तू घर चल जा। उसके बाद मिट्ठू और वो दोनों साथ में बैठे, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन 20 मिनट बाद पोदियाल गुरुजी का फोन आया, जब तक रहूंगा कोचिंग में रहूंगा। फोन करके था, रिकॉर्डिंग किया है मैंने उसको, वो रिकॉर्डिंग करते ना उस जमाने, रिकॉर्डिंग करके मैंने वो आवाज रखी है, गुरुजी जब तक रहूंगा सिर्फ कोचिंग में रहूं। मैंने कहा क्या हो गया भाई अचानक से, और एक बात है मिट्ठू भाई हमारा खास आदमी है, ये कह रहा था पिछले। तो मैं समझ गया कि ये खेल प्रपंच सब मिट्ठू भाई ने रचा है। तो जैसा कैरेक्टर मेरे जीवन में मिट्ठू भाई हुआ, वैसा कैरेक्टर फतेह शाह के जीवन में कौन हुआ? पुरिया नेथानी। इसे गढ़वाल का चाणक्य कहते हैं। सुन लो इसके कांड करे क्या क्या इसने, क्यों इसको प्रसिद्ध माना जाता है। सबसे पहले जिस समय गढ़वाल का राजा हुआ फतेह शाह ने राजा बनते इनके साथ लड़ने लग गया। जब फतेह शाह का कुमाऊं के राजाओं के साथ युद्ध चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसी समय औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब की बहन का विवाह हुआ। औरंगजेब ने अपनी बहन की शादी में गढ़वाल के राजा को बुलाया। अब देखो कितनी बड़ी बात हुई, इतना बड़ा राजा बुला रहा है औरंगजेब। तो फतेह शाह फंस गया, क्योंकि फतेह शाह युद्ध में था, जाए तो युद्ध हार जाएगा, ना जाए तो इस राजा, ये राजा कहेगा ना इतना बड़ा राजा है, मैंने बुलाया, मेरे बुलावे पे भी नहीं आ रहा है, अजीब रहेगा ना। तो फतेह शाह फंस गया। कैसे इस समस्या से निकले? तो फतेह शाह ने अपनी जगह पर किसको भेज दिया? पुरिया नेथानी को। पुरिया तुम जाओ। तो कहते हैं पुरिया नेथानी औरंगजेब की बहन की शादी में राजा फतेह शाह की ओर से पेश हुआ। जब वो दिल्ली गया, औरंगजेब से मिला, तो औरंगजेब उससे मिलकर के बड़ा प्रभावित हुआ, नाराज नहीं हुआ। उसने कहा बहुत अच्छा। एक बात। दूसरी बात, आपको पता है कि एक आदमी था, शायद उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम होता है, आपने सुना होगा। अगर 712 ईस्वी में भारत में किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक आदमी 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, और भारत में आकर के इसने एक नया कर भारत वालों पर लगाया था। क्या था कर? जानते हैं? जजिया कर। गैर मुस्लिमों पर, जो मुस्लिम नहीं है उस पर धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक कर लगाया जाता था। उसको क्या बोलते थे? जजिया। जजिया कर किस पर लगता था? गैर मुस्लिमों पर। मुस्लिमों पर भी लगता था, पर उसको जकात कहते, जकात। तो जैसे मान लो आप मुस्लिम हो और मैं भी मुस्लिम, तो आप मुस्लिमों पर मैं एक कर लगा रहा हूं कि हाँ भाई सुनो, मुझे भारत में एक मस्जिद बनानी है, और आप मुस्लिम हो, लाओ पैसा, तो आप दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपके ही धर्म का काम तो हो रहा है। लेकिन मुझे भारत में एक मस्जिद बनानी है और पैसा दो, कौन? हिंदू, 10-10 रुपए निकालो। तो हिंदू, सिख, ईसाई, उनको बुरा लगता था ना, यार हम क्यों दे मस्जिद के लिए, तो उसको बोलते थे जजिया कर। तो जजिया कर एक कष्टदायी कर था। जजिया कर ना कोई नहीं देना चाहता था। जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाए गए इस जजिया कर को किसने समाप्त करवाया? अकबर ने। जब अकबर आया तो अकबर अच्छा राजा था। अकबर को जब पता चला कि यार इस तरीके से हम हिंदुओं से या गैर मुस्लिमों से टैक्स लेते हैं, तो अकबर ने जजिया नाम का कर खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अकबर के बाद जब राजा हुआ औरंगजेब, तो औरंगजेब ने क्या किया पता है आपको? औरंगजेब ने फिर से जजिया कर, जो ये जजिया कर था, इसको सबसे पहली बार किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। और दोबारा किसने लगाया? औरंगजेब। औरंगजेब ने ऐलान किया कि मैं भारतवर्ष में जजिया नाम का कर फिर से लागू करता हूं। और जजिया कर लगने का मतलब है कि जो भी मुस्लिम नहीं है उस सबको कर देना पड़ेगा। तो जैसे ही औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू करने की घोषणा करी, वैसे ही हमारा राजा कौन था? तो इसको भी एक चिट्ठी चली गई, हाँ भाई फतेह शाह, आप अपने राज्य में जजिया कर लागू कर दो, जैसे सबको करना है। तुम अपनी प्रजा से टैक्स लो, जजिया कर, फिर मेरे को देना वो कर। इसी समय कुमाऊं का राजा कौन था? कुमाऊं का राजा था इस समय बाज बहादुर चंद। तो कुमाऊं के राजा को भी चिट्ठी गई, बाज बहादुर चंद तुम भी टैक्स लो। ऐसे ही पूरे भारत में जितने राजा थे सबको औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी, लो जजिया कर लो, 10-10 रुपया पर फैमिली, 100-100 रुपया लो जजिया कर। तो जजिया कर अच्छा कर नहीं माना जाता था, कोई भी इसको अच्छा नहीं मानता था। तो ऐसे करके सब जगह उसने जजिया कर लागू कर दिया। जब औरंगजेब ने संपूर्ण भारतवर्ष में जजिया कर लागू किया, तो गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने कहा यार ये तो गलत बात हुई, कौन राजा लेना चाहता है जजिया कर ना? तो फतेह शाह ने पुरिया नेथानी को बोला, हे पुरिया कुछ कर सकता है? तो इसने कहा बिल्कुल मैं कर सकता हूं, मैं जाता हूं दिल्ली बात करने के लिए। तो पुरिया नेथानी दिल्ली गया बात करने, किससे? औरंगजेब से, कि जजिया कर मैं हटा के लाता हूं। और फिर कहते हैं पुरिया नेथानी श्रीनगर के दरबार से पैदल गया और पैदल जाकर के पहुंचा दिल्ली। दिल्ली जिस तरीके से वो गया था वो तरीका बड़ा यूनिक था। कैसे गया था पुरिया नेथानी दिल्ली? कि दिल्ली जाते समय फटे पुराने कपड़े, बोरा पहन रखा था, बोरी जानते हैं, चीनी की बोरी, बोरा वाला कपड़ा, टल्ला लगा रखे कई जगह पे, पुरानी चप्पल टूटी हुई ना, छेद है जिस चप्पल में, फित्ती अलग अलग रंग की जानबूझ के, एक फित्ती ऐसी जो बार बार टूट रही चलते चलते। और ऐसा गया वहां पे बाल तेरे समय सुन करके ना, और फिर गया वहां औरंगजेब से मिलने। औरंगजेब के दरबार में जब पुरिया नेथानी गया, तो पुरिया नेथानी को देख के औरंगजेब शॉक हो गया उसको देख के ना, क्योंकि जैसे औरंगजेब चल रहा, एक कदम 2 कदम खट, तब चप्पल टूट गई, और तब थूक डाल रहा और चप्पल चिपका रहा, और फिर चल रहा। उसने कहा ना औरंगजेब ने, ओ कौन है, नौकर है क्या? उसने कहा ओ नौकर, मैं गढ़वाल राज्य का वजीर हूँ। औरंगजेब ने कहा वजीर, चप्पल कहाँ है तेरी? तो उसने कहा वो ये है, तो ये तो इसे टूट गई बल। उसने कहा टूटी कहाँ? अभी तो इस पे फिर फिती बदल लूंगा एक बार और ना, हाँ अभी तो चलेगी। तो ऐसा करके औरंगजेब के सामने किया, और जेब में क्या ले जा रखा? करेला। औरंगजेब से मिलने गया और जेब में करेला लेके जा रखा। और फिर जैसे ही औरंगजेब से मिला तो औरंगजेब को उसने करेला दे दिया, और करेला देते ही रोने लग गया जोर जोर से ना, भयंकर हो हल्ला। औरंगजेब ने क्या कहा, क्या हुआ? तब उसने औरंगजेब को कहा कि क्या हुआ, क्या? मैं आया हूं गढ़वाल राज्य से, हमारा राज्य दूर से देखने पर हरा भरा लगता है, पर इस करेले पर हाथ लगा, ऐसा तो ना करेला, इस पे हाथ लगा, इसमें गड्ढे ही गड्ढे, मेरे राज्य में ऐसे गड्ढा गड्ढा हो रखा है पूरा, हे मार हल्ला रो रहा भी वहां ना। उसने कहा ऐसा है, दूर से तो हरा दिखता है पर अंदर से देखोगे तो इसपे तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो औरंगजेब ने कहा भाई बात बता। तो उसने कहा सर ऐसा है, आपने सब पे जजिया कर लगाया, हम पे क्यों लगाया? हम तो बहुत गरीब लोग हैं। औरंगजेब ने कहा पिछली बार शादी में आया तब तो टकाटक आया था। तो उसने कहा पिछली बार तो मैंने कपड़े किराए दिलाए थे, अभी नहीं है, मेरा हालत बुरा है, हमारा राज्य बहुत संकट में है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब राज्य है, हमारा राजा इससे भी ज्यादा गरीब है, प्लीज भाई जी प्लीज यार हम पे मत लगाओ यार, सब पे लगा रहे हो ना मतलब। तो औरंगजेब ने कहा कि उसकी दशा पे थोड़ा सा औरंगजेब को ये हो गया कि यार मतलब इस तरीके का आदमी है। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है एक काम करो, आप अभी राज दरबार में रहो, आज आप यहीं रहो, दिन में रात को यहीं रहो, कल सुबह जब राज दरबार लगेगा तो आप राज दरबार में अपनी बात रखना सबके सामने। और ऐसे या ना टूटी चप्पल के लेके ऐसे लचक लचक थूक लगा के सबके सामने, तब राज दरबारी भी देख लेंगे, ताकि मैं सबको कहूंगा यार गरीब आदमी है, कर दो यार इसका माफ ना, इस तरीके से ऐसी व्यवस्था बनाई गई। तो फिर उसने कहा पुरिया नेथानी ने ठीक। और फिर कहते हैं फिर पुरिया नेथानी जो है उसको ले जाया गया मेहमान नवाजी करने के लिए, एक कमरे में मेहमान नवाजी कर रहे थे, खाना खिलाया उसको, टकाटक उसने खाना खाया। लोगों ने पूछा कैसा है, ऐसा खारा खाना जानबूझ के स्टाइल कर रहा तुझे, एक रोटी एक ही बार चपट जानबूझ कर अटपटांग। तो फिर सैनिकों ने भी कहा औरंगजेब से कि सर हमें लगता है कि सच ही बोल रहा है, ऐसा खा रहा जैसे कभी नहीं खाया होगा खाना। तो सबको लगा कि गरीब आदमी है।
दिन का खाना खत्म। फिर रात की बारी आई और कहते हैं कि रात को फिर जब इसको खाना दिया गया, पुरिया नेथाणी को जब खाना दिया गया रात के समय, तो पुरिया नेथाणी ने देखा कि बर्तन तो वही है, दिन वाले ही बर्तन है, धुल धाल के वही ला रखे। और जैसे इसको खाना लाया, इसी से लात मार दी खाने की प्लेट पे पुरिया नेथाणी ने, और गुस्सा आ गया उसको भयंकर। उसने कहा मजाक समझ रहा क्या, चप्पल पे जा रहा, भाई की टूटी हुई चप्पल देख के जा रहा। अबे हम है परमार वंश के वजीर, जिस बर्तन में एक बार खाते दोबारा नहीं खाते। अबे एक बार तू मजाक समझ रहा क्या, दिन में मैं थोड़ा चप्पल चिपका रहा, तू सीरियस हो गया भाई। अबे परमार वंश, हमारा राजा सोने के बर्तन में खाता, हम जिस बर्तन में एक बार खाते ना दोबारा नहीं खाते। तू तो धुल के ला गया इसको। तो सैनिकों ने कहा पागल है क्या, ऐसा कौन से देश से आया तू, हमारे यहाँ तो खाते भाई दोबारा ना, तुम खाते हो जिस बर्तन पे एक बार खाते दोबारा। उसको कितने साल हो गए तो लगे हैं उसी पे, और उसी पे लगे हैं तो क्या कि अगली पीढ़ी भी, तुम्हारे बच्चे भी लगे हैं उस पे, तो ऐसा ही तो होता है। और एक परमार वंश के राजाओं को कहते एक बार जिस पे खा दिया, पैसे की कमी नहीं थी ना, तो उसने वहां हल्ला मचा दिया कि भाई साहब ऐसा है, और हंगामा कर दिया। उसने कहा ये दिन वाली थाली है। तो सैनिकों ने कहा हे भाई दिन वाली तो है, हम मना कब कर रहे भाई, ये बोतल कल भी तो थी ना, यहाँ यही तो रहती है, इसमें लाते रोज पानी। उसने कहा हमारे राजा, भाई हम राजा को भी दे देते उसी थाली पे धूल डाल के। उसने कहा नोट कर दिया सीधा, हम है परमार वंश के राजा वजीर, हम जिस बर्तन पे खाते दोबारा नहीं खाते। हल्ला मचा दिया। जब हल्ला मचा तो ये हल्ला इसने भी सुन लिया, औरंगजेब ने। औरंगजेब अपने बेडरूम से दौड़ के गया सैनिकों के पास, और उसने कहा भाई क्या बात हो गई। तो सैनिकों ने कहा सर ये बात है, ये आदमी फ्रॉड लग रहा, दिन में चप्पल चिपका रहा था, दिन में खा रहा तो दोनों हाथ से चपटना, और अभी देखो क्या बोल रहा कि हम जिस बर्तन में एक बार खाते उसमें दोबारा नहीं खाते। अब वो भी फ्लो में निकल गया ना इसका खाना देख के। तो औरंगजेब ने इसको बोला इधर पुरिया नेथाणी, अब सच बता तो ना, झूठ बोला। उसने बोला इसका गला काटो इसका, झूठ बोल रहा। दिन में कह रहा था कि हमारा करेला राज्य, चप्पल की फीती, गरीब आदमी, हमारा कर माफ करो, और रात को कह रहा कि हम जिस बर्तन में एक बार खाते उसमें दोबारा नहीं खाते। तो पुरिया नेथाणी ने कहा बेटा फंस गया यहाँ ना, राजा को कैसे लगा पता। तो उसने कहा जी सर जी बिल्कुल सही बात है सर, हम जिस बर्तन में एक बार खाते हम दोबारा नहीं खाते उसमें, एक बार जिस बर्तन में हमने खाना खा लिया हम दोबारा नहीं खाते। तो फिर औरंगजेब ने कहा कि फिर दिन में झूठ बोल रहा था। तो उसने बोला पहले बात सुनो सर, हाँ ये बात सच है कि हम जिस बर्तन में एक बार खाना खाते उसमें दोबारा नहीं खाते, लेकिन हम किस में खाते बल, मालू के पत्ता पे खाते बल। हम मालू का पत्ता जानते तुम, गांव में मालू ना एक पेड़ होता है उसके ऊपर, टिमला जानते, टिमला। तो उसने कहा यस सर, हम एक बार जिस पे खाते दोबारा नहीं खाते। पर ये तो पूछ के हम खाते किस पे है, हम मालू के पत्ता पे खाते हैं, टिमला के पत्ता पे खाते खाना, हर फिर खाते फिर पत्ता फेंक देते, पत्ता कौन धुलेगा। अब मैंने सोचा आप अमीर आदमी हो, मैंने सोचा ये थाली मालू का पत्ता ही है। औरंगजेब फिर से बहुत वो हो गया, उसने कहा तुम सच में खाते क्या मालू के पत्ते पे। उसने कहा वो माँ की कसम मालू के पत्ते पे खाते। औरंगजेब ने कहा कैसे भाई, भात भी खाते उस पे। उसने कहा हाँ। उसने दाल एडजस्ट कैसे करते हैं, पत्थर रखते बोले इधर उधर से ना, पहले ऐसे पत्थर रखते हैं, क्या करना सर तब गरीब आदमी ना, अब फिर इसके ऊपर ऐसा पत्थर डालते हैं, मतलब कभी दाल यहाँ जाती। औरंगजेब ने अजीब लग गया ना उसको, अबे क्या गरीब आदमी भाई ना, मालू का पत्ता। तो औरंगजेब ने कहा ए माफ कर दो यार इनका ना, जो मालू के पत्ते पे खा रहे। और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में क्या कह दिया कि गढ़वाल राज्य पर जजिया कर नहीं लगेगा। भारत का एकमात्र राज्य रहा गढ़वाल जिसपे जजिया कर नहीं लगा। किसकी समझदारी से, एक बात तो ये सुन लो, एक तो समझदारी। और जब औरंगजेब ने ये घोषणा करी कि हाँ तुमसे जजिया कर माफ, और साथ में सोना चांदी भी दिया इसको, खूब सारा सोना चांदी की, ले अपने राजा को दान कर देना। तो सब कुछ होने के बाद जब ये घर आ रहा था ना घर, तो घर आते हुए पुरिया नेथाणी ने क्या कहा कि अंकल जी सुनो सही, आपका नाम औरंगजेब है। इसने कहा हाँ, मैंने सुना तुमने अपने पापा को मारा वाले। औरंगजेब को पुराने गड़े मुर्दे उखड़ाए ना। औरंगजेब ने कहा वो किसने बोला तुमको। तो उसने कहा मेरे को क्या पता, मैं तो नया आदमी हूं यहाँ। मैंने सुना कि एक आदमी था औरंगजेब, उसने अपने पापा की छाती में लात मारी, अपने पापा को जेल में डाला, उसने अपने भाई को भी मारा, उसके भाई का नाम दारा शिकोह था, बहुत अच्छा आदमी था। तो सर आप ही हो क्या वो। तो औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया। औरंगजेब ने कहा मैं जजिया फिर लगा रहा। उसने कहा मेरी क्या गलती, मेरे कोई पता नहीं, हमारा एक पड़ोसी है वो बोलता है ऐसा ये। उसने कहा मेरे को क्या पता यार भाई, मैं तो पहली बार आ रहा दिल्ली, मेरे को क्या पता। हमारे पड़ोस में है एक राजा बाज बहादुर चंद, एक बार मेरी बोला थोड़ी उसने, शुद्धि तो दिमाग है ना, चाणक्य ऐसी तो होता, मिथ्थो है तो मिथ्थो ऐसी तो होता। उसने कहा हमारे पड़ोस में एक राजा है बाज बहादुर चंद, वो कह रहा था कि आपने ऐसा सा किया बल। और मैंने तो बल लड़ा भी उससे कि नहीं यार औरंगजेब भाई तो कर भी नहीं सकता ऐसा। तो औरंगजेब को भयंकर गुस्सा आया। फिर
तो औरंगजेब ने कहा अच्छा सच में कह रहा था? उसने कहा और क्या, उसने तो ऐसे भी बोला कि एक सुलेमान सिको भी था बल। तो औरंगजेब को गुस्सा है और औरंगजेब ने फतवा जारी किया कि गढ़वाल राज्य के बदले का जजिया भी कुमाऊं देगा। तो गढ़वाल पे तो जजिया कर माफ कर दिया, पर बाज बहादुर चंद को क्या आदेश दिया, तू डबल जजिया देगा। बाज बहादुर चंद ने शौक हो गया ना, क्यों? तो उसने बोला क्यों, रुक जा तो बताता मैं तेरे को क्यों ना, डबल डबल कर दो। और ये सब किसके दिमाग से हो रहा है? तो कूटनीति, कूटनीति, राजनीति हर चीज में फेमस है कौन सा आदमी? जब जब गढ़वाल राज्य संकट में आया तो गढ़वाल राज्य की रक्षा करने वाला एक ही व्यक्ति मिला हमेशा, उसका नाम क्या था? तो एक पॉइंट आप पुरिया नेथानी पर लिखना कि पुरिया नेथानी ने दिल्ली दरबार की यात्रा कर, पुरिया नेथानी ने दिल्ली दरबार लिख दो या औरंगजेब लिख दो, पुरिया नेथानी ने औरंगजेब के दरबार की यात्रा कर दिल्ली दरबार की यात्रा कर, औरंगजेब के दरबार की यात्रा कर गढ़वाल राज्य को जजिया कर से मुक्त करवाया। गढ़वाल राज्य को, कम बड़ी बात है बताओ, भारत में ऐसा कोई था ही नहीं जो जजिया से मुक्त रहा। गढ़वाल राज्य को जजिया कर से मुक्त करवाया। तो गढ़वाल भारत का एकमात्र राज्य रहा जिस पर औरंगजेब ने जजिया कर नहीं लगाया। किसकी वजह से? मिथुबाई की वजह। मिथुई तो है वो, वहां का मिथुबाई है। ऐसा घुमा दी की बात, ऐसा तैसा ये वो सो, बस ठीक है। चलो, पुरिया नेथानी ने गढ़वाल राज्य को जजिया कर से मुक्त करवा दिया। एक पहली बड़ी बात, तो गढ़वाल को जजिया नहीं देना पड़ा। आपको पता है ये जजिया आगे बहादुर शाह प्रथम तक चला, तो इतने सालों तक लोगों को तो देना पड़ा ना टैक्स, अपने को नहीं देना पड़ा, हम नहीं देते थे। किसकी वजह से? पुरिया नेथानी। एक बात। दूसरी बात सुनो, यहां पर देखो ये जो कुमाऊं के राजा है, एक बार देखना तो, कुमाऊं का राजा कौन था? उद्योगचंद। इसने देखो अटैक किया गढ़वाल राज्य पर, लड़ाई हुई 1678 में, 79 में, 80 में। फिर राजा ज्ञानचंद आया। ज्ञानचंद ने गढ़वाल पर 10 बार आक्रमण किया, 10 बार, और 10 के 10 बार वो गढ़वाल पर आक्रमण करते हुए युद्ध जीत गया। ज्ञानचंद ने 10 वर्षों तक गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया और गढ़वाल को बहुत बेहतरीन तरीके से लूटा, लूट के ले गया। फिर राजा बना कौन? जगतचंद। जैसे ही जगतचंद राजा बना, जगतचंद ने राजा बनते ही 1709 में, कब? 1709 में अटैक कर दिया। कहां? श्रीनगर पे। गढ़वाल के राजाओं की राजधानी कहां थी? और किसने अटैक किया? और गढ़वाल का राजा कौन? दोनों के बीच हुई लड़ाई, और लड़ाई में फतेह शाह हार गया और फतेह शाह भाग गया और 1709 में श्रीनगर जगतचंद ने जीत लिया। क्या कोई चंद वंश का ऐसा राजा है जिसने गढ़वाल राज्य ही जीत लिया था? हाँ जी, ये देखो कौन? जगतचंद ने 1709 में गढ़वाल राज्य ही जीत लिया। सुनो पहले कहानी क्या हुआ। तो गढ़वाल का राजा कौन था? फतेह शाह, और फतेह शाह हार गया, भाग यहाँ से। और गढ़वाल का राजा कौन बन गया? ऐसा भी हुआ इतिहास में, आगे लिखवाऊंगा मैं इस पॉइंट को, देखो। लेकिन आप पुरिया नेथानी की कहानी सुनो। गढ़वाल की गद्दी पर कौन राजा बैठ गया? जगतचंद। ये चंद वंश का एकमात्र राजा है जिसने गढ़वाल ही जीत लिया था। फतेह शाह को भगा दिया वहां से। फतेह शाह सीधा देहरादून, और यहाँ छुप गया देहरादून में। और श्रीनगर की गद्दी पर, परमार वंश की गद्दी पर चंद वंश का राजा बैठ गया। अब चंदों का अधिकार हो गया जगतचंद का, और जगतचंद बैठ गया श्रीनगर की गद्दी पर। और जो फतेह शाह है वो इधर देहरादून यहाँ छुप गया ना। तो फतेह शाह को बहुत बुरा लगा, यार हार गए। कब की कहानी कह रहा मैं ये? और फतेह शाह देहरादून में कैसे वापस बताओ, राज्य ही हार गया। जब फतेह शाह देहरादून आकर के बैठा और राज्य हार गया, तो फतेह शाह ने फिर से कहा, हे पुरिया कुछ कर सकता है क्या? तो उसने कहा यस, मैं तो हमेशा कर सकता हूँ ना। पुरिया नेथानी ने कहा चल ट्राई करता हूँ भाई, होता कि नहीं होता वो देख लेते, लेकिन ट्राई करता हूँ। जैसे ही जगतचंद ने श्रीनगर राज्य जीता, तो जगतचंद के श्रीनगर राज्य जीतने के तुरंत बाद ये जो पुरिया नेथानी था, पुरिया आगे क्या है देखो, नेथानी। तो नेथानी मतलब बामण है। ये बामण कौन सा बामण? सरोला ब्राह्मण, बड़ा जाति का ब्राह्मण है। तो सरोला ब्राह्मण, जैसे आज ये युद्ध हारे, युद्ध हारने के 2-3 दिन बाद यही पुरिया नेथानी और बिल्कुल साधु पंडित जी का वेश बना के, जैसे पंडित जी होता, और सीधा पहुंच गया श्रीनगर, है ना। जय राधे कृष्ण बिल्कुल। और जगतचंद ने देखा पुरिया नेथानी को आते हुए, तो जगतचंद ने अपनी सेना लगा दी, रोको इसको, सेनापति आ रहा ना, इसको सेना बंदूक लेके खड़े हो गए, कहां जा रहा भाई? तो उसने कहा कहां जा रहा क्या, अब थोड़ी हूं मैं सेनापति, अब तो हमारा राजा राजा ही नहीं रहा। तो जब राजा राजा ही नहीं है तो मैं काहे का सेनापति, हमारा राज्य तो तुमने जीत लिया।
तो मैं अब कोई सेनापति हूं नहीं, मतलब मेरी नौकरी छूट गई, अब मैं पार्ट टाइम पंडिताई कर रहा, भाई कुछ तो करना है ना, तो मैं पंडिताई नमो यहाँ ग्राहक ढूंढ रहा, कहीं कस्टमर मिल जाए कहीं। तो जगत चंद ने कहा सुन, तेरे को गढ़वाल का चाणक्य भी बोलते हैं, लोग कहते हैं तू गढ़वाल का चाणक्य है। तो उसने कहा पागल है, चाणक्य क्या, नौकरी छूट गई, अब कहाँ का चाणक्य, मैं पंडिताई कर रहा। तो जगत चंद उसकी बात में आ गया। एक कहानी बस समझना कि पुरिया नैथानी से बचने का एक रास्ता है कि पुरिया नैथानी से बात नहीं करनी है। कभी आ जाए मिट्ठू, पूछ लेना, कभी अगल बगल कोई मिले ना, मिट्ठू बात नहीं करनी उससे, बात तब सेफ है आप। जो तुमने बात कर ली ना उससे, तो फिर फंस जाओगे उसकी बातों में। और यही काम जगत चंद को बात नहीं करनी चाहिए थी इससे, पर जगत चंद ने कहा कि अच्छा अब नहीं हो सेनापति, तो उसने कहा बस बात करने का इंटरेस्टेड है ना। उसने कहा यार भाई जी सेनापति, तनख्वाह भी नहीं दे रखी कई महीने से, पैसे पूसे है नहीं, अब हम पंडिताई कर रहे हैं, और मैं नैथानी हूँ, सरोला ब्राह्मण हूँ, गढ़वाल का बड़ा ब्राह्मण हूँ, अब पूजा पाठ करूंगा। फिर जगत चंद ने कहा हाँ ठीक है, पूजा पाठ भी बढ़िया है, उसमें भी ठीक ठाक आपको पैसा पूसा मिल जाएगा। तो उसने कहा हे जगत चंद, तो पानी तो पिला देना, पानी तो मंगा, राजा यार तू घर पे बामण आ रखा। तो जगत चंद ने कहा यार पानी की क्या बात है, चाय पिलाएंगे तेरे को ना, ऐसी बात नहीं है, पहले था तू सेनापति, अभी तो तू पंडित की हिसाब से आया है। तो जगत चंद ने पुरिया नैथानी को यही बैठा दिया। अब ऐसे ही डिस्कशन चल रहा आपस में, और डिस्कशन चलते चलते अब आराम से जगत चंद पुरिया नैथानी से बात करने लगा, पूछ रहा उसको क्या हिसाब किताब है। पुरिया नैथानी भी पूछ रहा और बताओ अच्छा हो कहाँ के, क्या है, पंडित जी आ रखे घर में। बातों ही बातों में जब जगत चंद और पुरिया नैथानी बात कर रहे थे, तो अचानक से बल पुरिया नैथानी ने जगत चंद के माथे पर देखा और उसके माथे पे कहा ये तेरे माथे की लकीरें क्या बोल रही है ये। वो थोड़ा शौक हो गया ना जगत चंद, उसने कहा क्या बोल रही है। उसने कहा तेरे माथे पे तो लिखा है कि तू भारत का विक्रमादित्य बनेगा, भारत का अगला विक्रमादित्य सम्राट तू ही बनेगा। हे दिखा, ढंग से दिखा। जूम करके देखने लग गया वहां, अरे भाई हाथ दिखा, बल थोड़ा थोड़ा हाथ दिखा। देखो ये बातें ऐसी है ना कि जब तक हम सुने तो बात अलग है, हमारे साथ घटित हो जाए तो ऐसी बातों में कभी कभी विश्वास हो जाता है। एक प्रभात पिक्चर हॉल था देहरादून में, प्रभात अभी शायद टूट गया। अब वहां एक बार पिक्चर देखने जा रखा मैं, बेरोजगारी के दौर में, क्या 30 रुपए वाली टिकट सबसे आगे पिक्चर हॉल देखने, पिक्चर चलेगा, सलमान खान का पिक्चर आया तो मैंने कहा चलो चल जाते हैं। सबसे आगे की सीट में बैठे हुए, बड़ी मुश्किल से 30 रुपए का जुगाड़ किया कि 30 रुपए की टिकट के लिए भी जो मंदिर होता है वहां से निकाले दो दो तीन तीन काले हो रखे सिक्के, पहले निरमा से धोए वो था, 30 रुपए किए जैसे तैसे करके 30 हो गए। उसके बाद मेरे साथ मेरा एक दोस्त जा रहा, उसकी भी यही कहानी, तो हम सबसे आगे ऐसे देख रहे वहां से ना। हमने कहा कोई बात नहीं यार, बेरोजगारी में होता है ऐसा ही। अच्छा वहां बैठे रहे, और जैसे ही वो पिक्चर खत्म हुई हम बाहर आए तो वहां पे एक बाबा मिला, ऐसे ही कमंडल लेके बाबा। उस बाबा ने आते ही क्या बोला मुझे, जैसे ही मैं बाहर आ रहा था उस बाबा ने आते ही क्या बोला, हे बालक इस बार तेरी सरकारी नौकरी पक्की है। बोला तैयारी कर रहा था मैं। मैंने कहा इसको कैसे पता नहीं, इतनी भीड़ में इसको कैसे पता यार कि मेरी सरकारी नौकरी। मैंने बाबा को बैठा, मैंने बाबा यहाँ बैठे यार तू जरा ढंग से देख जरा हाथ। अब बाबा करने लगे गुणवाद, ऐसा है ये है, कुछ बातें कॉमन होती है जो सबके साथ सत्य हो। जैसे तुम्हारा भविष्य बताते समय मैं भी कह सकता हूँ कि जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी तो है, सबके में ही है, वो सबके में रहती है ना। तुम इस एक चीज को लेकर के तुम बहुत चिंता में रहते हो, और वो सभी रहते हैं। अब मैं बाबा भयंकर भरोसा हो गया। अब बाद में टक बोला बाबा ने, जरा 100 रुपए दे, मैं 100 रुपए को गायब करके दिखाता हूँ। बल पैसे नहीं मांगता बल मैं, बाबा ने कहा मैं पैसा नहीं मांगता, पर तू 100 रुपए देख और 100 रुपए को गायब करके दिखाऊंगा, फिर उसी 100 रुपए को वापस दिखाऊंगा तुझे करके, और बस ये करते ही प्रसाद के रूप में ये 100 रुपए अपने पर्स में रखना, तेरी सरकारी नौकरी लगेगी। मैंने कहा बाबा जाना मत, मैं ला रहा 100 रुपए। 100 रुपए कहाँ थे, 30 रुपए तो बड़ी मुश्किल से लाए। तो फोन में एक मेमोरी कार्ड लगता था पहले के जमाने, तो तुम्हारे भाई मेमोरी कार्ड बेचने गया दुकान में। मैंने कहा अंकल जी ले लो यार, आज नौकरी लगा रहा है एक बाबा मेरी, और वो मेमोरी कार्ड बेच के 100 रुपए लाया। मैंने बोला बाबा ये 100 रुपए। उस बाबा ने पता नहीं क्या किया, ऐसा ऐसा कुछ जादू टाइप का, सुबह बोला गायब हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, शर्त यही तो थी ना कि वो नोट गायब होगा और फिर उसको वापस लाएंगे, तब अपने पर्स में रखना, तेरी नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है बाबा वापस ला। उसने ऐसा से क्या, उसने कहा यार नहीं आ रहा बस वापस, बस गए तो नहीं गए 100 रुपए। तो उसने कहा अच्छा 100 रुपए, अब तू 100 रुपए का लालची होने लग गया, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने भी सोचा यार लग जाए कहीं ना, तो मैं हाथ जोड़ा, मैंने कहा बाबा पक्का लग जाएगी ना। नहीं लगी भाई, पर उस दिन तो मैं निकल गया ना वहां से। सेम वही बात हुई यहाँ पर। ये पुरिया नैथानी क्या कर रहा, ये जगत चंद को कह रहा कि तेरे माथे की लकीरें कह रही है कि तू भारत का भावी सम्राट बनेगा, अगला विक्रमादित्य तू है। तो जगत चंद ना इसकी बातों में आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था ना। तो जगत चंद ने कहा कैसे, तो पुरिया नैथानी ने कहा भाई देख मैं हूं सरोला ब्राह्मण, झूठ नहीं कहता, मेरी बातें मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई, तू भारत का भावी सम्राट बनेगा, मतलब उत्तराखंड का नहीं पूरे भारत का। तो जगत चंद ने कहा कैसे, पुरिया नैथानी ने कहा एक काम करना पड़ेगा फटाफट से,
किसी राज्य पर आक्रमण करो, किसी भी राज्य पर आक्रमण करो, आक्रमण करके कोई राज्य जीतो और किसी राज्य को जीतने के बाद जीता हुआ राज्य किसी ब्राह्मण को दान में दे दो। ब्राह्मण को आप जैसे ही जीता हुआ राज्य दान में दे दोगे 24 घंटे के अंदर अंदर आप भारत के विक्रमादित्य बन जाओगे। और ये सारा काम आज शाम 5 बजे से पहले पहले होना चाहिए, सूर्यास्त से पहले पहले, सूर्य अस्त होने से पहले पहले। तो इसने कहा यार भाई यार ऐसे पागल है क्या यार भाई, 2 बज गए, 3 घंटे में 5 बज जाएगी, 3 घंटे में कहाँ मैं राज्य जीतूंगा, कहाँ ब्राह्मण खोजूंगा, ऐसा वैसा। तो उसने कहा ये बता ये वाला राज्य ये तेरा है क्या, श्रीनगर? तो उसने कहा नहीं, श्रीनगर तो मेरा राज्य नहीं है, ये भी तो जीता है तुमने। तो पुरिया नेथानी ने कहा ये राज्य भी तो तुमने जीता है ना? तो इसने कहा हाँ ये भी जीता है, तो इसी को कर दो दान, क्या दिक्कत है? तो जगत चंद ने कहा हो जाएगा? तो उसने कहा और क्या हो जाएगा, पंडित मैं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझे ये राज्य दान करो और मुझे ये राज्य दान करने के बाद आप जाओ देखो कैसे भारत का विक्रमादित्य बनते हो। तो जगत चंद ने वही किया, पुरिया नेथानी ने चाणक्य उसे बातों में फंसा दिया उसको। जगत चंद ने श्रीनगर का जीता हुआ राज्य किसको दान में दे दिया? पुरिया नेथानी को दे दिया, ले ये राज्य दान में, अब बता क्या करना है। तो अब पुरिया नेथानी ने कहा सुन, अब घर जाना उस रास्ते जिस रास्ते मैं बताऊं। इसको कहा सबसे पहले पिथौरागढ़ जा, पिथौरागढ़ से बागेश्वर आना, बागेश्वर से फिर चमोली आना और फिर घर जाना, ये रास्ता बता दिया। अब जगत चंद ने पूरा राज्य किसको दान में दे दिया? पुरिया नेथानी। और पूरा राज्य दान में देने के बाद जगत चंद अपनी सेना के साथ कहां चले गया? पिथौरागढ़। फिर वो रास्ते जो रास्ता बता रखा था उस रास्ते पे जा रहा था। इतने में पुरिया नेथानी ने इसको बोला चल रे, चल अब ले, मिल गया वापिस। किसको दे दिया वो राज्य? और फिर फतेह शाह को बोल कि मैंने भटका रखा उनको रास्ते में, अब तो मार उसको, 10 साल से पिट रहा, तो हमेशा पिट रहा, अब तो मार, मैंने रास्ता भटका रखा। अब वो बेचारे पिथौरागढ़ गए, वहां से बागेश्वर आए और बागेश्वर से जैसे ही चमोली आए तो गढ़वाल की सेना सामने खड़ी हो रखी उनकी, और सबसे आगे तलवार लेके खड़ा पुरिया नेथानी, सबसे आगे पुरिया नेथानी सबसे आगे। और जगत चंद शरीफ आदमी ना, जगत चंद शरीफ आदमी था। और जगत चंद आया, हे पंडित जी बस हो गई बोल मेरी परिक्रमा। उसने कहा मैं कर आपकी परिक्रमा। जगत चंद ने कुमाऊं जाके क्या बोला कि गढ़वाल राज्य में एक कपटी ब्राह्मण है। कपटी ब्राह्मण किसको बोला? कपटी ब्राह्मण, इससे बच के रहना है कपटी ब्राह्मण से। इसने एक तो धोखे से राज्य छीन लिया और दूसरा चमोली से फिर भयंकर 1710 में इतना पीटा ना चंद सेना को, पीट पीट कर चंद सेना को कुमाऊं भगाया। और जगत चंद ने कसम खाई मैं आज के बाद गढ़वाल नहीं जाऊंगा आक्रमण करने, कभी गढ़वाल राज्य नहीं आ पाए। तो ये सारे खेल कौन रच रहा है? इसलिए वो गढ़वाल का चाणक्य आगे आते रहेगा बीच बीच में। एक तो गढ़वाल को जजिया कर से मुक्त करवाया, दूसरा पॉइंट लिखना 1709 में जब जगत चंद ने श्रीनगर राज्य को विजित किया, 1709 में जगत चंद, ये भी पॉइंट याद रखना कि जगत चंद एक ऐसा राजा है जिसने श्रीनगर को जीता था। 1709 में जब जगत चंद ने श्रीनगर राज्य को विजिट किया, 1709 में जब जगत चंद ने श्रीनगर राज्य को विजिट किया, जगत चंद ने जब श्रीनगर राज्य को विजिट किया तब पुरिया नेथानी ने धोखे से, तब पुरिया नेथानी ने धोखे से, पुरिया नेथानी ने धोखे से श्रीनगर का राज्य, धोखे से श्रीनगर का राज्य दान में प्राप्त किया, दान में प्राप्त किया। किसने दान दिया उसको? जगत चंद, वो भी धोखे में। ठीक है, और ये सारा खेल किसका है? पुरिया नेथानी। ठीक है, पुरिया नेथानी। तो ये गढ़वाल चाणक्य है। अब बस फतेह शाह के बारे में, हम उसके कुमाऊं के साथ क्या क्या लड़ाई हुई, दिल्ली राज्य संबंध, सिरमौर और दापा, कल करेंगे इस वाले टॉपिक को। आज आप इतना करोगे, चलो।